औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। वीडियो देखने से पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड का मतलब है कि साउंड की खसूसियात, साउंड की क्या खसूसियात है। उसकी जो पहली है करेक्टरिस्टिक है वो है लाउडनेस ऑफ साउंड। लाउडनेस ऑफ साउंड का क्या मतलब है कि आवाज़ की बुलंदी। मतलब है कि लाउड ऑफ साउंड की जो करेक्टरिस्टिक है उससे हम फ़र्क कर सकते हैं। किसके दरमियान फ़र्क कर सकते हैं? फेंट और लाउड साउंड के दरमियान हम फ़र्क कर सकते हैं। यानी बुलंद तरीन आवाज़ और मध्यम आवाज़ में हम फ़र्क किस करेक्टरिस्टिक्स की वजह से कर सकते हैं? लाउडनेस ऑफ साउंड की वजह से हम कर सकते हैं। यानी ये एक ऐसा करेक्टरिस्टिक है साउंड का, लाउडनेस, जिसकी वजह से हम फेंट और लाउड, मध्यम यानी बेहोश आवाज़ और बुलंद तरीन आवाज़ के दरमियान हम फ़र्क कर सकते हैं। अच्छा जी, अब लाउडनेस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? किस चीज़ से लाउडनेस ज़्यादा होती है और कौन सी ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से लाउडनेस कम होती है? पहले नंबर पे तो है एरिया, यानी रकबा। किस चीज़ को हम मार रहे हैं, उसको वाइब्रेट कर रहे हैं, उसका सरफेस एरिया कितना है। अगर सरफेस एरिया उसका कम है तो उसकी लाउडनेस क्या होगी? कम होगी। उसकी आवाज़ की बुलंदी क्या होगी? कम होगी। अगर उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उसकी लाउडनेस भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर आप लोग देखे जाए तो ये जो बैंड वाले हैं उसके पास ड्रम्स होती है, एक छोटा ड्रम भी होते हैं और एक उसमें बड़ा ड्रम होता है। अगर छोटे ड्रम को देखें तो उसकी लाउडनेस क्या होती है? कम होती है, और बड़े ड्रम की सरफेस एरिया ज़्यादा होती है जिसकी वजह से उसका लाउडनेस क्या होता है? ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पर आते हैं एम्पलीट्यूड की तरफ। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। पहले लेक्चर्स में भी मैंने बता चुका हूँ कि एम्पलीट्यूड क्या है। अगर ये एक सरफेस एरिया है जिस पे ये लाइन लगी हुई है, यह उसका मेन पोजीशन है, रेस्ट पोजीशन पे। जब हम इसको बीट करते हैं तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। तो एम्पलीट्यूड क्या है? ये मेन पोजीशन से मैक्सिमम ऊपर का डिस्टेंस इस सरफेस का या मैक्सिमम नीचे वाला जो डिस्टेंस है, ये क्या कहलाता है? ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। अगर एम्पलीट्यूड इसका ज़्यादा होगा, यानी ये जो लाइन लगाई है मैंने, ये एम्पलीट्यूड अगर सरफेस एरिया का ज़्यादा होगा तो आवाज़ की बुलंदी यानी लाउडनेस क्या होगी? ज़्यादा होगी। और अगर एम्पलीट्यूड क्या होगी? कम होगी तो लाउडनेस भी कम होगी और आवाज़ किसकी तरफ जाएगी? फेंट की तरफ जाएगी। तीसरा जो फैक्टर है वो डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी सुनने वाला हेयरिंग डिवाइस जो है, यानी एक बंदा है, लिसनर है, वो कितना दूर है ये वाइब्रेटिंग बॉडी जिससे साउंड का जो सोर्स है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है, उसे कहते हैं वाइब्रेटिंग बॉडी। यानी वो वाइब्रेट करती है फिर साउंड प्रोड्यूस होती है। अब ये साउंड किसने सुनना होता है? ये साउंड सुनना होता है लिसनर ने, यानी सुनने वाले ने। एक बंदा है या जो भी है लिसनर डिवाइस है, उसने सुनना है तो वो कितने फासले पर है। अगर फासला उसका ज़्यादा होगा तो उसको कम आवाज़ सुनाई देगी, और अगर उसका फासला वाइब्रेटिंग बॉडी से या जहाँ से आवाज़ पैदा होती है उसके नज़दीक होगा, डिस्टेंस कम होगा, तो ज़्यादा आवाज़, ज़्यादा लाउडनेस सुनाई देगी। ठीक है, तो उस आवाज़ की, उस साउंड की लाउडनेस क्या होगी? ज़्यादा होगी। यानी लाउडनेस ऑफ साउंड क्या है? लाउडनेस ऑफ साउंड ये है कि ये फेंट, मध्यम, बेहोश आवाज़ और बुलंद तरीन आवाज़ के दरमियान फ़र्क ज़ाहिर करती है लाउडनेस। और लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है? उसके फैक्टर क्या है? पहला तो इसका फैक्टर है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी जिस चीज़ ने वाइब्रेट करना होता है, साउंड प्रोड्यूस करना होता है, उसका एरिया जितना ज़्यादा होगा उतने ही लाउडनेस ज़्यादा होगी। दूसरा है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी मीन पोजीशन से सरफेस एरिया जो वाइब्रेट कर रही है उसका जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा फ्रॉम द मीन पोजीशन, एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतना ही इसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी। और तीसरा मैंने बता दिया कि ये डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, आवाज़ सुनने वाले का उससे कितना फासला है। अगर फासला ज़्यादा होगा तो लाउडनेस कम होगी, फेंट आवाज़ सुनाई देगी, और अगर नज़दीक होगा फासला तो लाउडनेस ज़्यादा होगी।
दूसरा जो करेक्टरिस्टिक है वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है। साउंड, जैसे आप लोगों को पता है, साउंड इज़ एनर्जी, और साउंड किसके ज़रिए मूव करती है, किसके ज़रिए प्रोपेगेट करती है, किसके ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वो है वेव्स, यानी साउंड वेव्स। साउंड वेव्स की इंटेंसिटी, साउंड इज़ एनर्जी, साउंड क्या है, एक एनर्जी है। अब देखें इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है, जो करेक्टरिस्टिक है साउंड का। इंटेंसिटी ऑफ साउंड ये है कि जो साउंड एनर्जी है वो किसी एरिया में से कितने टाइम पर पास हो रही है, यानी अगर साउंड एनर्जी किसी यूनिट एरिया में ज़्यादा पास हो रही है तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर उसकी साउंड एनर्जी उस एरिया में से कम पास हो रही है, एक महसूस वक्त में कम एनर्जी उसमें से पास हो रही है, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है। उसमें जो है ना एक शर्त है कि जो ये सरफेस एरिया है जिसमें से साउंड एनर्जी ने पास होना होता है वो क्या हो, 90 डिग्री पर हो। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं बता दूं ज़रा इस तस्वीर में, ये साउंड एनर्जी लॉन्गिट्यूडल फॉर्म में आ रही है और ये है सरफेस एरिया, इसमें से पास हो रही है। अब सरफेस एरिया और ये वेव्स की जो डायरेक्शन है, इधर मैंने बताया हुआ है कि ये कितने एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। यानी इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है, साउंड एनर्जी ने पास होना है किस चीज़ में, सरफेस एरिया में, और एक खास वक्त में, और ये एरिया क्या हो, परपेंडिकुलर हो वेव, साउंड वेव्स के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में साउंड वेव, जिस सिमत में साउंड वेव जा रही है, ये एरिया किस तरह पड़ा हो, 90 डिग्री पर पड़ा हुआ हो। अब जितनी ज़्यादा एनर्जी इस एरिया में से पास होगी यूनिट टाइम में, उतनी ही ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी होगी। अच्छा, अब इसकी यूनिट की तरफ आते हैं। यूनिट इसका है वाट पर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या है, वाट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, इसमें एक साउंड इंटेंसिटी की लिमिट है, हम बता दें आपको। साउंड एनर्जी की फैंटेस्ट ऑडिबल जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है वो 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब फैंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी की कौन सी इंटेंसिटी होती है, मतलब है कि अगर 10⁻12 से ज़रा बराबर 20 की इंटेंसिटी कम की तो हम वो आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती, यानी उसको क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग। थ्रेशोल्ड का मतलब ये है कि ये एक लिमिट है, कम साउंड इंटेंसिटी की एक लिमिट है, अगर इससे इंटेंसिटी कम हो जाए तो वो आवाज़ हम नहीं सुन सकते। वो कौन सी इंटेंसिटी है, वो है 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये तो कम इंटेंसिटी ऑफ साउंड की जो है ना इंटेंसिटी हो गई, यानी थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग उसे कहते हैं। अब लाउडेस्ट इंटेंसिटी, लाउडेस्ट इंटेंसिटी 1 वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी इससे अगर ज़्यादा होगी तो हमारे कानों में दर्द महसूस होगा। यानी इस इंटेंसिटी से अगर साउंड की इंटेंसिटी 1 वाट पर मीटर स्क्वायर से ज़रा बराबर भी ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से हमारे कानों में दर्द महसूस होगा, यानी पेन महसूस होगा, और इसको क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। यानी साउंड एनर्जी से दर्द, कानों में दर्द होने का जो लिमिट है, इसको क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। यानी इस इंटेंसिटी से ज़रा बराबर भी अगर इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई तो उससे हमारे कानों में क्या प्रोड्यूस होती है, थ्रेशोल्ड ऑफ पेन, यानी दर्द पैदा होगा। एक दफ़ा फिर इसकी समरी देख ले। इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है, फिज़िकल क्वांटिटी। ये भी एक बात नोट करें कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड हमारे पास क्या है, दिस इज़ द फिज़िकल क्वांटिटी। ये हेयरिंग डिवाइस हमारे कानों पर इन्हिसार नहीं करता कि हम ज़्यादा सुनते हैं या कम करते। सुनना का अमल वो सेंसेशन का अमल होता है, ठीक है, और ये बस एनर्जी ने हमारे कानों में घुसना है। उधर जो पर्दा लगा हुआ होता है, जो एयर ड्रम होता है, उसमें से कितना ये ज़्यादा पास क्वांटिटी में पास होता है, कम क्वांटिटी में पास होता है, ये साउंड इंटेंसिटी इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, हम ज़्यादा सुने या कम सुने, इस पे ये डिपेंड नहीं करता।
अच्छा जी, इसके यूनिट फिर क्या है, वाट पर मीटर स्क्वायर है, और एनर्जी कितनी एनर्जी किसी एरिया में से पास हो रही है, और ये एरिया क्या हो, परपेंडिकुलर हो टू द साउंड वेव्स। और फैंटेस्टस ऑडिबल साउंड क्या है, वो है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर। इसको क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग, यानी इससे कम इंटेंसिटी होगी तो हमें आवाज़ सुनाई नहीं देगी। और थ्रेशोल्ड ऑफ द पेन लाउडेस्ट साउंड इंटेंसिटी क्या है, 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। अगर इससे ज़्यादा होगी तो हमारे कानों में क्या प्रोड्यूस होती है। अच्छा, जो तीसरा करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है वो पिच ऑफ द साउंड है। पिच ऑफ द साउंड कौन सा करेक्टरिस्टिक है साउंड का, ये डिस्टिंग्विश करती है, फ़र्क करती है श्रील और ग्रेव साउंड में। श्रील यानी तेज़ आवाज़, वो जो बहुत ही तेज़ आवाज़ जो होती है उसको क्या कहते हैं, श्रील आवाज़। और ग्रेव आवाज़ मोटी आवाज़ को कहते हैं। ठीक है, ये बारीक आवाज़ है श्रील साउंड, और ग्रेव साउंड कौन सी है, मोटी आवाज़। यानी पिच ऑफ द साउंड फ़र्क करता है किस में, श्रील में और लाउड साउंड में। अच्छा जी, अब श्रील और ग्रेव साउंड किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, किस चीज़ पर इन्हिसार करते हैं, ये इन्हिसार करते हैं फ्रीक्वेंसी पर। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो आवाज़ क्या होगी, श्रील आवाज़ प्रोड्यूस होगी, उसकी पिच क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो श्रील आवाज़ प्रोड्यूस होगी और इसकी पिच क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसकी जो एग्जाम्पल है श्रील आवाज़ की एग्जाम्पल इधर मैंने निकाला, जैसे कि वुमेन्स हो गए, औरतें हो गई, औरतें की आवाज़ क्या होती है, तेज़ होती है, श्रील होती है। कैट की जो आवाज़ है वो क्या है, श्रील आवाज़ है। ठीक है, इस तरह बर्ड्स की जो आवाज़ है वो भी क्या है, श्रील आवाज़ है। इसके मुकाबले में ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, लो हो, कम हो। ठीक है, ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, लो हो, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेव साउंड उसे कहते हैं। और ग्रेव साउंड से मोटी आवाज़ प्रोड्यूस होती है, जैसे कि मैन हो गया, फ्रॉग हो गया, डॉग हो गया, इसकी आवाज़ें क्या होती हैं, मोटी होती है। और ऐसे आवाज़ को हम क्या कहते हैं, ग्रेव साउंड। तो एक दफ़ा फिर इसकी समरी को देखते हैं। पिच ऑफ द साउंड क्या है, पिच ऑफ द साउंड इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच डिस्टिंग्विश बिटवीन द श्रील एंड द ग्रेव साउंड एंड इट डिपेंड ऑन द frequency. If the frequency is higher, his frequency is greater than the shrill sound is produced. For example, the woman, cat, and birds, etc., producing the shrill sound, and if the frequency is low, then the grave sound will be produced. And its example are man, frog, and dog producing a grave sound. अच्छा जी, तो इसके बाद जो चौथी करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है वो है क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड ये है, यानी आवाज़ का मयार। क्या है आवाज़ का मयार, ये कौन सी करेक्टरिस्टिक है साउंड की, क्या करती है, करती ये है ये कि ये डिस्टिंग्विश करती है, यानी फ़र्क बताती है किसके दरमियान, टू साउंड्स के दरमियान। कैसे फ़र्क बताती है, अगर दो या दो से ज़्यादा साउंड प्रोड्यूसर है, मतलब है दो या दो से ज़्यादा ऐसे चीज़ जिससे साउंड प्रोड्यूस होते हैं, साउंड प्रोड्यूसर है, सोर्सेज है ऑफ द साउंड। अगर सारे जितने भी साउंड एक टाइम में जो है ना प्रोड्यूसर है, उनके लाउडनेस और पिच दोनों बराबर हो, लाउडनेस भी सेम हो, पिच भी सेम हो, तो हम क्या करते हैं, उसकी में जो फ़र्क है, उसमें जो डिस्टिंग्विश है वो किस से करते हैं, क्वालिटी ऑफ द साउंड से करते हैं। अगर दो या दो से ज़्यादा सोर्सेज ऑफ द साउंड है, तो जिससे सोर्सेज ऑफ द साउंड का मतलब है कि जिससे आवाज़ प्रोड्यूस होती है। अगर दो या दो से ज़्यादा साउंड प्रोड्यूसर है और उनकी लाउडनेस और पिच दोनों क्या है, सेम है, एक जैसे है, तो कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी आवाज़ है और ये किस चीज़ की आवाज़ है, तो वो हम पता लगाते हैं किस चीज़ से, क्वालिटी ऑफ द साउंड से। अच्छा जी, अब ये पता कैसे चलता है,
पता इसका ऐसे चलता है कि इनकी लाउडनेस और पिच तो क्या होती है, सेम होती है। लाउडनेस एंड पिच आर द सेम। अब पता हम कहाँ से लगाते हैं, बट लेकिन वेव फॉर्म आर डिफरेंट। उसका जो वेव फॉर्म होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे कि एक म्यूज़िक बज रहा है, एक हॉल में म्यूज़िक बज रहा है, उसमें वायलिन भी जो है ना साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें सितार्स भी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें पियानोस भी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये म्यूज़िक चल रही है। ठीक है, अब इन सब ऐसे बज रहे हैं कि इन सब की लाउडनेस और पिच तीनों की क्या है, सेम है। तो उसका हम कहाँ से पता लगाते हैं कि ये वायलिन की आवाज़ है, ये सितार की आवाज़ है, ये पियानो की आवाज़ है। देखो हमारे पास अगर हम एक म्यूज़िक सुनते हैं तो हम उसको देखते तो नहीं है कि ये क्या है, ये भी पियानो है, ये चीज़ बज रही है, ये सितार बज रहा है, लेकिन हम पता चलता है बग़ैर देखे हमें पता चलता है कि ये कौन सा किस इंस्ट्रूमेंट का साउंड है। ठीक है, और वो किस चीज़ से पता लगाते हैं, वो वेव्स फॉर्म से पता लगाते हैं। जैसे कि मैं अभी ज़रा बता देता हूँ यहाँ पे आप लोगों को, अगर ये एक है इस तरह के फॉर्म में जो है ना, लेट सपोज ये पियानो से जो है ना प्रोड्यूस हो रहा है साउंड, ये सितार से प्रोड्यूस हो रही है, तो इन दोनों के वेव फॉर्म में क्या है, डिफरेंस है। उनकी फ्रीक्वेंसी और लाउडनेस क्या है, दोनों की सेम है, लेकिन वेव फॉर्म में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से वेव फॉर्म के डिफरेंट होने से इसकी क्वालिटी का पता चलता है कि इस चीज़ की आवाज़ है, ये पियानो की है, ये सितार की है, या जो किसी चीज़ की है। क्वालिटी ऑफ साउंड की दोबारा एक दफ़ा समरी देखें। डिस्टिंग्विश ऑफ टू साउंड, यानी किसी दो या दो से ज़्यादा साउंड्स का जो है ना हम फ़र्क किस चीज़ में करते हैं, जब उसकी लाउडनेस भी एक जैसी है और पिच भी एक जैसी हो, तो उसका पता हम कहाँ से लगाते हैं, वेव फॉर्म से लगाते हैं, क्योंकि उनका वेव फॉर्म क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगर एक हॉल में वायलिन, सितार, पियानो वगैरह बज रहे हैं तो हमें पता चलता है कि ये वायलिन है, ये सितार है, ये पियानो है। किसकी वजह से, क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड किसकी वजह से होती है, वेव फॉर्म, डिफरेंट वेव फॉर्म से होती है। अच्छा, हमारा टॉपिक आज तो ख़त्म हो गया। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में लाजमी शेयर कर दीजिएगा, और अगर किसी ने बेल आइकन प्रेस ना किया हो तो लाजमी बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस की हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।